हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के विद्यार्थियों को विशेष सूचना। और सबसे पहले सूचना देने से पहले बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स जैसा कि आप सभी जानते हैं 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कक्षा किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की इंग्लिश मीडियम और 7वीं से लेकर 12वीं की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है हिंदी मीडियम पर। साथ ही साथ सभी प्रकार की परीक्षाओं के वीडियोस भी, कॉम्पिटेटिव परीक्षाओं के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ जो कि आपकी डिमांड पर प्रिपेयर किया है, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सभी से निवेदन है, हिंदी क्लास 10th कोर्स ए, कोड है हमारा 002। याद आया? जी हाँ, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं हमारी, नाम है क्षितिज और कृतिका। साथ ही साथ व्याकरण के 4 टॉपिक्स हैं जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा अर्थात बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कौन कौन से 4 टॉपिक्स हैं व्याकरण के? रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है पद परिचय, तीसरा है वाच्य परिवर्तन और चौथा है अलंकार। ये चारों टॉपिक्स भी इसी में है। आपकी दोनों पाठ्य पुस्तिकाओं में कितना क्या आने वाला है, कितने नंबर के कौन से चैप्टर्स आएंगे, व्याकरण कितने अंकों की होगी, ये सब इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, वेटेज पाठ्य पुस्तक का कितना रहेगा, गद्य खंड का, काव्य खंड का, आपकी जो मेन पुस्तक है क्षितिज भाग 2, ठीक है। दूसरी हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है कृतिका भाग 2, उससे कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, अपठित गद्यांश या काव्यांश से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या सभी प्रश्न विकल्पिक होंगे, क्या सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बहुत ध्यान पूर्वक से मेरे साथ बने रहो। आ जाओ, चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जो फ्रंट पेज रहेगा आपका, बिल्कुल सबसे जो क्वेश्चन पेपर का, जहां पर सामान्य निर्देश दिए जाते हैं। अक्सर स्टूडेंट सामान्य निर्देशों को सामान्य ही ले लेते हैं और पढ़ते ही नहीं है, तो आप लोग ऐसी भूल कर भी मत करना। सामान्य निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परीक्षाओं में। यदि सामान्य निर्देशों को हमने ध्यान से पढ़ लिया तो हम आगे के प्रश्नों को बहुत कूल एंड काम रहकर पढ़ते पढ़ते हल कर लेंगे। तो जो सामान्य निर्देश हैं वो कुछ इस तरह के हैं। हिंदी पाठ्यक्रम कोर्स आ, कोड है 002, कक्षा हिंदी आ परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्देशन 2022-23 की ही हम बात कर रहे हैं, जो 10वीं परीक्षा आप बोर्ड देने वाले हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ रहेगा और खंड बा रहेगा। फिर है खंड आ में 49 जो वस्तुपरक प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 49, सोचो आप, एक है आ, दूसरा है बा। आ में 49 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। 49 प्रश्नों में से 40 के उत्तर देने होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 49, जिसमें से आपको केवल 40 के उत्तर देने होंगे। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं वाओ, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम तो चुटकियों में हल कर लेंगे। तो आप लोग, फिर से मैं कह रही हूं, ऐसी भूल मत करिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो 4 ऑप्शंस आते हैं वो 2 तो हम तुरंत हटा देते हैं कि भाई ये तो नहीं है, लेकिन जो अगले 2 रहते हैं वो काफी नियरेस्ट रहते हैं। उनको समझने में हम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यदि हमने दिया हुआ कंटेंट अर्थात जो अपठित गद्यांश है वो बहुत ध्यान से पढ़ा है तो हम उत्तर लिख देंगे। और एक बात बता दूं कि उत्तर को टिक करने के लिए अभी नेक्स्ट वीक की तरफ हम चलेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब चलते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे और उनमें विकल्प भी दिए जाएंगे। भारांक मतलब मिनिमम, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 80 प्लस 20 जो है आंतरिक परीक्षा। विद्यालय से ASL समझते होंगे आप, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जिसमें आपके कॉपी कंप्लीशन, आपके डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर और सब कुछ शामिल होता है। ASL भी शामिल होता है। तो इसके आपके 20 अंक रहते हैं
वो आंतरिक परीक्षा पर रहते हैं जो विद्यालय और आपके विषय शिक्षक के हाथ में होते हैं। 80 अंक आपके बोर्ड परीक्षा से पूछे जाएंगे, अर्थात आपके पेपर में होंगे। तो खंड 2 है, आ और बा है। खंड आ में 49 प्रश्न दिए हैं, जिनमें से 40 प्रश्न ही करना है। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे और उनमें उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, लेकिन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना ताकि आप विकल्पों को समझ सको। अक्सर जल्दबाजी में जैसे 5 प्रश्न दिए हैं और वहां लिखा है कोई 4 कीजिए, और हम जल्दबाजी में 5 के 5 छोटे 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 कराते हैं। इसमें बस गलती हो जाती है और फिर हम घर आकर देखते हैं कि ओहो, जबकि यदि 5 प्रश्न दिए हैं और आपको उनमें से 4 करना है, और यदि 5 आपने लिख दिए हैं 1 2 3 4 5, तो भले ही आपने 5वां कितना भी अच्छा लिखा है वो कट माना जाता है, क्योंकि वो एक्स टर्म होता है, उसको कोई चेक नहीं करता है। ये बोर्ड का नियम है, आपके पहले 5 ही चेक होंगे। इसलिए प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनना ताकि किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन ना हो। आइए आप चलते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से अंक विभाजन है, मार्किंग स्कीम है, ये ब्लूप्रिंट है जो कि आप पूछ रहे थे। 80 नंबर का पेपर है, समय है 3 घंटे, और इन्हीं 3 घंटों में हमें संपूर्ण पेपर हल करना है। लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो भाषा का पेपर जो है वो लेंदी ही आता है, तो अपने आप को लिखने से पीछे अब बिल्कुल मत हटाना, जितना हो सके लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 49 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न आपको करना है। अपठित गद्यांश और काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, जिनमें से एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का होगा, और एक जो 5 प्रश्न होंगे वो 1-1 नंबर के होंगे विकल्प के बिना। दूसरा है एक अपठित काव्यांश लगभग 120 शब्दों का होगा, जो कि 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, ये विकल्प के सहित होंगे। ये कितने कितने नंबर के हैं? 5-5। तो यहां पर अपठित गद्यांश 5 नंबर का, अपठित काव्यांश 5 नंबर का, टोटल यहां पर 10 नंबर हो गए। समझ में आए? आगे चलते हैं। अब आ गए हैं हम दूसरे प्रश्न पर, खंड आ में ही हैं हम। व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न 1x16। मतलब व्याकरण जो है आपकी 16 नंबर की है। व्याकरण आपकी 16 नंबर की है। व्याकरण 16 नंबर की है, जिनमें 4 टॉपिक्स हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य परिवर्तन, पद परिचय और अलंकार। देखो, रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न, जिनमें से आपको केवल 4 प्रश्न ही करने हैं। 5 में से 4 प्रश्न 4 नंबर। फिर है वाच्य परिवर्तन। रचना के आधार पर वाक्य भेद क्या होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक उसी तरह से अब हम चलते हैं वाच्य की ओर। वाच्य परिवर्तन के भी 3 भेद होते हैं। कर्मवाच्य, सबसे ऊपर कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 करने होंगे। 4 अंक का ये भी है, 4 अंक का ये भी है। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। व्याकरण का तीसरा टॉपिक है पद परिचय। पद परिचय अर्थात पदों का व्याकरणिक परिचय। वीडियोस है, डिटेल में सारे वीडियोस हैं, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए। हर एक विषय के, हर एक टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल हैं, सारे आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। बिल्कुल, हाँ, मेरे वीडियोस हैं। तो यहां पर बात करते हैं हम पद परिचय की। पद परिचय अर्थात पदों का व्याकरणिक परिचय। पद अर्थात शब्द। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको पद कहा जाता है। और पद परिचय अर्थात प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। अब पद परिचय में आपको संपूर्ण व्याकरण, जितनी भी व्याकरण आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, वो सब यहां पर पद परिचय में काम आने वाली है। आपको जिस भी पद का परिचय देना है, जैसे लाली मैडम हिंदी पढ़ाती हैं, तो लाली के नीचे अंडरलाइन होगी, तो आपको लाली का व्याकरणिक परिचय देना है। लाली का व्याकरणिक परिचय क्या दोगे आप? सबसे पहले संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दूसरा स्त्रीलिंग, एक वचन, 3 हो गए। और सोचिए और क्या है?
तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया है, विशेषण है, लिंग वचन कारक कार, ये सब कुछ आपको व्याकरणिक परिचय में देना है। ये भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 4 करना है। 4 नंबर का ये भी है। अगला है अलंकार, बहुत सुंदर, जिसमें शामिल है शब्द अलंकार में श्लेष और अर्थ अलंकार में उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति और मानवीकरण। अर्थात शब्द अलंकार में सिर्फ एक ही अलंकार को इन्होंने शामिल किया है, जबकि शब्द अलंकार में कुल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक और ये तीसरा है श्लेष। तो यही, इसको बहुत गहराई से समझिएगा। अलंकार के वीडियोस भी हैं, बिल्कुल यहीं पर आप वीडियोस भी देख सकते हैं। श्लेष अलंकार को ही पूछा जाएगा। श्लेष का अर्थ है चिपकना, अर्थात जिन काव्यों में एक ही शब्द के कई अर्थ हों वो श्लेष अलंकार होता है, और श्लेष अलंकार से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। यह है शब्द अलंकार का भेद। अर्थ अलंकार के टोटल 5 भेद हैं, लेकिन यहां सिर्फ और सिर्फ 3 भेदों को ही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो इसको देखिए, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उत्प्रेक्षा अर्थात संभावना या कल्पना जहां हो, जिनका वाचक शब्द होता है मानो, मनहु, जानो, जनहु, ज्यों त्यों। मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। ज्यों त्यों, मानो, मनहु, वाचक शब्द जहां पर आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति, अति हो गई भैया, हद से ज्यादा, इनफ इज इनफ, ऐसा सुना होगा आपने। तो अतिशयोक्ति अलंकार में लोक सीमा से बढ़ चढ़कर जहां बात की जाती है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जिन काव्यों में लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। कैसे संभव है? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं, वो लंका जल गई और राक्षस भाग भी गए। मतलब लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की गई। अति, कहते ना अति हो गई भैया, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा है आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार जब तक चेतक था उस पार। ये भी कैसे है? पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ये भी अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। एक और अपना अर्थ अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जिसमें प्रकृति अर्थात मानवीय क्रियाओं का आरोपण प्रकृति पर अन्य कहीं भी किया जाए। मानवीय क्रियाएं क्या? जैसे मानव के लिए जिन जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हंसना, रोना, कमर, देह, ये सब कुछ यदि मानव के अतिरिक्त इस तरह की क्रियाओं का प्रयोग प्रकृति पर अन्यत्र कहीं भी हो रहा है तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मेघ अर्थात क्या होते हैं? बादल। ऐसा लग रहा है बंठन के सवर के, तो यहां पर बंठन के सवर का कौन आता है? मानव। तो मानव के स्थान पर उन्होंने मेघ अर्थात बादलों की बंठन के सवर कर आने को कहा है, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो ये भी आएगा, 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 4 को करना होंगे, तो आपके 16 नंबर पक्के। बहुत ध्यानपूर्वक व्याकरण का वीडियो देख लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। अब है पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। देखिए, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात पठित गद्यांश, किसी भी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में शामिल है उनसे कोई सा भी गद्यांश आ जाएगा और उसी से 5 प्रश्न रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे। तो उसमें आप 5 प्रश्न करोगे, 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर एक क्षितिज से ही गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च क्षमताओं मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु अंकीय 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 1-1 अंक के 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। किनके आधार पर? उच्च क्षमता, मतलब इनका लेवल थोड़ा बड़ा रहेगा। तो ये रहेंगे 2 नंबर, अर्थात आपके 7 नंबर हो गए पक्के अपठित से, पर अपठित से नहीं, आपके पठित गद्यांश से, क्षितिज से। ठीक है, आगे चलते हैं काव्यखंड की ओर। हमने अभी गद्य खंड देखा, ठीक बिल्कुल काव्यखंड भी वैसा ही है, 7 नंबर का ही है। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। कोई भी कविता का 1 पैराग्राफ दे दिया जाएगा या 2 पैराग्राफ भी दे सकते हैं और उन्हीं से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी पठित काव्यांश
चाहे आपकी उत्साहट नहीं रही हो, चाहे आपकी कोई सी भी कविता हो, उससे कोई सा भी आ जाएगा पैराग्राफ कविता का काव्यांश, और उससे प्रश्न आ जाएंगे 5 जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और उनमें से 5 नंबर मिल जाएंगे। फिर है आपका क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और अच्छे से आपकी कि किस तरह से आपने कविताओं को पढ़ा है और किस तरह का आपका काव्य बोध है, क्या आप कविताओं के अर्थ को समझने के साथ साथ उनके भाव को भी समझते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके प्रश्न आ जाएंगे 2 जो कि ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे, वो 2 नंबर के रहेंगे। तो टोटल आपकी क्षितिज जो है वो 14 नंबर की हो गई, 7 गद्य खंड से, 7 काव्य खंड से। अब है प्रश्न पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 और पाठ्य पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2। अब प्रश्नोत्तरों की बारी आ गई है। तो यहां पर क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, ऑब्जेक्टिव ही है ये भी। 25 से 30 शब्द सीमा, अर्थात ऑब्जेक्टिव मतलब कैसे, इनमें टिक मार्क नहीं करना है, मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 3 करने होंगे, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 3, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 1, इस तरह से विकल्प। उनमें विकल्प नहीं है कि टिक मार्क नहीं करना है, आपको लिखना आपको उत्तर ही है इसमें भी, ठीक है, लेकिन वहां पर 1 तो विकल्प होगा, जैसे 5 में आपको उत्तर देना है, 1 को आपको छोड़ देना है, 3 हो सकता है 3 दिए जाए और आपको पूछ लिया जाए। ठीक उसी प्रकार से क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो जिनमें से आपको 2 प्रश्न करने होंगे, 3 में से 2, इसलिए लिखा है यहां विकल्प सहित। विकल्प सहित का अर्थ आप ये मत सोच लेना कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, ऑप्शनल वाले, ऑप्शंस वाले आएंगे, नहीं, वो आएंगे कि 3 प्रश्न रहेंगे और आपको उनमें से 2 करना है। इसलिए प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने का मैं बार बार आपसे कह रही हूं, प्रश्न को आप ध्यान पूर्वक पढ़ोगे बहुत अच्छे से आप उत्तर करोगे। और ये और बात याद रखना कि जितना संभव हो सके क्रम अनुसार सीरियल वाइज ही पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। तो इन ये जो 2 विकल्प सहित हैं, 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से आपको 3 हल करना है, इसलिए इन्होंने लिखा है विकल्प सहित। समझ में आया? तो यहां पर आपको ये दिया जा रहा है, तो 25 से 30 शब्द कितने, 4-5 लाइन्स आएंगी। अच्छे से गिनने मत बैठना वहां, क्योंकि है, था, भी, ही, इनको काउंट नहीं करते हैं, ये सहायक क्रियाओं के अंतर्गत माने जाते हैं। आप तो एक अनुमान लगा लो कि ना बहुत बड़ी राइटिंग लिखना है ना बहुत छोटी, तो एक हमारी जो परीक्षा की कॉपी रहती है, आंसर शीट रहती है, वो इतनी रहती है, उसमें 7-8 शब्द आते हैं, ठीक है। तो उसमें 5-6 लाइन लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा और आप 6 नंबर प्राप्त कर लेंगे। उसी तरह से काव्य खंड की हम बात करें तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे 3 विकल्प सहित, अर्थात 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 में से आपको 3 प्रश्न देने होंगे। ठीक इसी तरह से 4 में से 3, गद्य खंड से भी 4 में से 3, काव्य खंड में से भी 4 में से 3, गद्य खंड से भी प्रश्न 6 नंबर के हैं, काव्य खंड से भी प्रश्न 6 नंबर के हैं। उधर पठित गद्यांश भी हमारा 7 नंबर का था, काव्यांश भी हमारा 7 नंबर का था। तो ये हो गए हमारे टोटल, वो थे 14, ठीक है, ये हो गए 12। तो यहां पर हमारा हो गया पाठ्य पुस्तक का। अब हम चलते हैं खंड बा की तरफ। खंड आ हमारा कंप्लीट, 49 प्रश्न में से 40 प्रश्न आपको करना है, वो सब कुछ मिला के है, पठित काव्यांश, अपठित गद्यांश, सबको मिलाकर है। खंड बा है, वर्णात्मक प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक क्षितिज 2 और पूरक पाठ्य पुस्तिका ये। तो अब इसमें से पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 2, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प सहित, अर्थात 50-60 शब्द सीमा वाले 3 में से 2। अब फिर यहां लिखा है इन्होंने विकल्प सहित, तो विकल्प सहित का अर्थ मैं बार बार आपसे कह रही हूं कि विकल्प का आप ये मत कहना कि यस सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, नहीं। 4 प्रश्न आएंगे तो 3 आपको करना है, 1 विकल्प दे दिया उन्होंने। 3 प्रश्न आएंगे तो 2 करना है, 1 विकल्प दे दिया उन्होंने। ये इस तरह से विकल्प आया है यहां पर। तो कृतिका से भी आपके प्रश्न आ जाएंगे जिनमें से 3 में से आपको 2 करने होंगे, अर्थात 4 नंबर के हैं। तो 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है, तो कम से कम 6 से लेकर 8-10 पंक्तियों में आप उत्तर लिख सकते हैं। वैल्यूएबल हो, ना तो अधिक लंबा लिखना है ना ही शॉर्ट लिखना है, जो प्रश्न पूछा है वो एकदम सटीक तरीके से उसका उत्तर आ जाए तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे।
और वीडियोस तो सबके अवेलेबल हैं, चाहे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज हो या आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका हो, सभी वीडियोस आपके लिए हैं। लेखन की तरफ हम चलते हैं तो विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अब मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये गलती एक विद्यार्थी से बोर्ड परीक्षा में हो गई थी। वो ऐसी हो गई थी कि 3 विषय यहां पर लिखे हैं और उसने तीनों के थोड़े थोड़े अनुच्छेद लिखकर आ गए थे, जबकि क्या करना है, 3 में से सिर्फ एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है जो कि 6 नंबर का होगा। अनुच्छेद लेखन 3 ऑप्शंस आएंगे विकल्प सहित, अर्थात आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 3 टॉपिक्स जिसमें से आपको सिर्फ एक पर करना है। तो सबसे पहले आप फ्रेम कर लेना, यहां पर स्ट्रक्चर बना लेना कि हाँ मैं इस पर ये लिख पाऊंगा या लिख पाऊंगी, और इस पर मैं बहुत अच्छे से संकेत बिंदु के आधार पर, संकेत बिंदु भी दिए जाएंगे, जो आपको बेस्ट लगता है उस विषय टॉपिक को आप चुनिए और उस पर लिख दीजिए। 6 नंबर आपके पक्के। समझ आया? तो इस तरह से हम लिख देंगे। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र। अब पत्र आपको पता ही है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, औपचारिकताएं रहती हैं, प्रारंभिक औपचारिकताएं, अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर की रहती है। भाषा किस तरह का प्रयोग किया है वो 1 नंबर का रहता है। फिर हमारे कितने बचे, 4 और नंबर। विषय वस्तु आपने कैसे लिखी, बॉडी स्ट्रक्चर उसका किस तरह से लिखा, व्याकरणिक क्या आपने सही शब्दों का प्रयोग किया है, सही वाक्यों का निर्माण किया है, उस आधार पर आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 अंक का पत्र रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, अब हो गए आपके ये टोटल, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में स्ववृत्त लेखन लिखना है। स्ववृत्त लेखन पता है आपको क्या होता है? स्ववृत्त लेखन मींस बायोडाटा, हमारा सीवी, ठीक है, रेज्यूम। तो यहां पर उपलब्ध रिक्ति के लिए मींस वैकेशन, यदि कहीं वैकेंसी निकली है तो आप किस तरह से अपने आप को, जो विषय दिया जाएगा उसमें आप किस तरह से आपको चाहिए वो जॉब, तो आप किस तरह से अपने आप को वहां पर लिख पाओगे। तो ये हो जाएगा ये एक स्ववृत्त लेखन, अर्थात अपना रेज्यूम किस तरह से आप भेजोगे, या बायोडाटा या सीवी, या फिर अथवा में दिया है विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में औपचारिक ईमेल भी लिख सकते हैं आप। या तो आपको स्ववृत्त लिखना है या तो आपको ईमेल लेखन लिखना है, जो आएगा 5 नंबर का, ठीक है। अब हम चलते हैं, विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन लिखना है, या फिर इनमें से कोई एक ही लिखना है। दोनों मत लिख देना कि ये भी कर दूं वो भी कर दूं, जल्दी नंबर मिल जाएंगे, ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। भूल से भी भूल नहीं करना। विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन लिखना है या फिर संदेश लेखन लिखना है, ठीक। या तो आपको संदेश या विज्ञापन लेखन, वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देखिएगा। लगभग 60 शब्दों में शुभकामना दिया है कि किस पर आ सकता है, शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। तो इसमें से भी आप लिख सकते हैं, ये है आपका 4 नंबर का। समझ आया? देखो अब है आंतरिक मूल्यांकन, किस तरह से होगा वो हमारे टोटल 80 हो चुके हैं, जो लिखित परीक्षा आएगी हम 80 नंबर का पूरी चर्चा कर चुके हैं। अब आंतरिक मूल्यांकन की 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? आप ये मत सोचना कि यूं ही हमारा स्कूल दे देगा, उसके लिए भी आपको क्या करनी है, सामयिक आकलन, मतलब आपका साल भर का देखा जाएगा कि डिसिप्लिन है, व्यवहार है, कॉपी कंप्लीशन है, रेगुलर है, अटेंडेंस अबव 75% है, ये सब कुछ देखा जाएगा। बहुविध आकलन किया जाएगा, असेसमेंट होगा, पोर्टफोलियो का निर्माण करना है आपको। साथ ही साथ श्रवण एवं वाचन, जिसको हम कहते हैं ASL, अर्थात असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ये भी आपका होगा, जो आपकी विषय शिक्षिका आपको बता देंगे। कुल हो जाएंगे 20 नंबर प्लस ये, तो ये हमारे हो जाएंगे 100 नंबर। और आपको 100 में से कितने लाना है? बिल्कुल 99 अबव भी लेकर आना है, मतलब 100 में से 100 लाइए, बहुत बहुत अच्छे से हम उत्सव मनाएंगे, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं। हम जानते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक NCERT हम फॉलो करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज भाग 2, जो कि NCERT द्वारा है। कोर्स A की हम बात करते हैं। कृतिका जो कि पूरक पाठ्य पुस्तिका है, वो भी NCERT की है। अब एक और बात है बहुत ध्यान से, कि इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।
रिवाइज्ड सिलेबस भी आपके पास है, रैशनलाइज्ड सिलेबस की भी आपके पास वीडियो है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर है। लेकिन फिर भी एक बार आपको याद रखना है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये चैप्टर्स आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। इन चैप्टर से आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। क्षितिज की हम बात करें, काव्यखंड से स्टार्ट है हमारी, तो पाठ 3 है ये हमारा, देव सवैया, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, इससे कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। ये पार्ट 3 है, आप देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 है हमारा सूरदास जी का, पार्ट 2 है तुलसीदास जी का और पार्ट 3 है देव का। फिर है गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, ये कविता भी नहीं पूछी जाएगी। ऋतुराज की कन्यादान कविता भी नहीं पूछी जाएगी, अर्थात देव कवैया ये सवैया ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इनके बारे में आपको किसी तरह से अभी परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करना है। वीडियोस हैं, भविष्य के लिए आप चाहें तो देख सकते हैं। गद्य खंड से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित पाठ स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा है एक और चैप्टर गद्य खंड से, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ से भी कोई प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ये तो हो गए हमारे क्षितिज के चैप्टर्स, ठीक है। इन चैप्टर से कोई भी मतलब जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। कृतिका जो हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका है, पार्ट 4 यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा, नहीं पूछे जाएंगे। पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक से भी कोई प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं वो आपकी बोर्ड परीक्षा में इनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। समझ गए, सुन लिया, बहुत अच्छे। आप बताइए कि कितने अंक प्राप्त करेंगे और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रतिशत आपकी तैयारी हो चुकी है और कितने प्रतिशत और करने का जुनून और जोश है आपके अंदर। हमें पता है आप बहुत अच्छे से तैयारी में जुट गए होंगे और इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हर एक विषय के वीडियोस आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, प्राप्त होते ही हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।